डियर स्टूडेंट्स, कल अपन ने प्रति सूक्ष्म जैविकी के बारे में कुछ दो पार्ट पढ़ना चाहते थे, जिसमें से अपन ने कल एक अपना जो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट था प्रति जैविक यानी कि एंटीबायोटिक 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 के बारे में अपन ने कुछ एक चीज़ें बात भी कर ली थी कल, जैसे कि सिप्लिस रोग के बारे में बहुत कुछ बताया। उसमें से आपको पता है वो जब मैंने जो कल बताया वो बहुत भयंकर हो तब की बात है। नॉर्मली ये शायद जैसे मैंने रिसर्च किया, नॉर्मली ये मतलब ह्यूमन बींग्स में सब में ही हो सकता है। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं आगे कि अपन ने बात की थी आगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज वाला जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जनरल इंफॉर्मेशन के लिए भी और एग्जाम की दृष्टि से भी। तो अपन सीधी बात कर लेते हैं कहाँ पे। प्रतिजैविक दो प्रकार के हैं, ये वाली बात अपन ने कल की थी। इट मीन्स अपन दो प्रकार के प्रतिजैविक पढ़ेंगे। एक होता है जीवाणुनाशी। देखो, जीवाणुनाशी नाम से पता चल रहा है उस बैक्टीरिया का क्या कर देंगे, नाश कर देंगे, नष्ट कर देंगे, उसको मार गिराएंगे। उस प्रकार देखो, ये सूक्ष्म जीवाणु क्या करते हैं, उन बैक्टीरियाओं को मार देते हैं जिनकी वजह से हमें बीमारियों का सामना करना पड़ता है। या जैसे कि इनमें से सबसे पहले जो एंटीबायोटिक है वो कौन सी है, पेनिसिलिन है। उसके बाद ऑफ्लोक्लाइसिन है या एमिनोग्लाइकोसाइड है। इस प्रकार के कुछ जो अपना एंटीबायोटिक जो टेबलेट्स या अपने जो ड्रग्स होते हैं वो इस प्रकार के जो डिजीज होती है, इस प्रकार के जो बैक्टीरिया होते हैं उनको क्या कर देते हैं, सीधा क्या कर देते हैं, एनकाउंटर। ठीक है, तो इनको अपन बोलते हैं जीवाणुनाशी, और ये जीवाणुनाशियों के कुछ एग्जाम्पल थे। देन उसके पास सेकंड टाइप आता है अपने पास जीवाणु निरोधी। निरोधी, देखो निरोधी का मतलब क्या होता है, कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन। जैसे आप सही समझ रहे हो मैं किस क्या बताना चाह रहा हूँ। निरोधक, ये सूक्ष्म जीवाणु पर निरोधक प्रभाव डालते, निरोधक प्रभाव डालते। निरोधक प्रभाव का मतलब ये सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल करते हैं, उनको मारते नहीं है। क्या करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं, यानी कि उनको रोकते हैं। इरिथ्रोमाइसिन, एग्जाम्पल देखो इनके, इरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और क्लोरेफेनिकॉल। यानी कि ये कुछ इस प्रकार के जीवाणु निरोधी जो आपके बैक्टीरियल हैं उनके ऊपर जो यूज होने वाले कुछ ड्रग्स हैं उनके यहाँ पे नाम। अब देखो मुख्यतः ये जीवाणु जो हैं, बायोलॉजी के बच्चे जानते हैं जीवाणु ऑब्वियसली दो प्रकार के होते हैं, एक ग्राम पॉजिटिव और एक ग्राम नेगेटिव, दो टाइप के हैं। बाकी ज़्यादा ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में क्या डिफरेंस है बायो वाले बच्चे अच्छे से जानते हैं, जिसको जानना है वो एक बार जाके देख सकता हो। अब देखो इनको हम ये जो ड्रग्स दे रहे हैं, एंटीबायोटिक दे रहे हैं, उन जीवाणुओं को हम तीन प्रकार से कैटेगराइज करते हैं, या अपने ड्रग्स की क्या औकात है उसके अकॉर्डिंग हम उनको तीन प्रकार से डिवाइड करते हैं। देखो हर टाइप की वैक्सीन नहीं दी जाती, हर टाइप की टेबलेट नहीं दी जाती। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे कि मान लो एक स्पेक्ट्रम लेते हैं, स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कोई भी स्पेक्ट्रम आप जानते हो जिसकी एक लिमिट हो, प्रास हो, यानी कि कौन सी दवाई की कितनी प्रास है, कितनी लिमिट है, यानी कि वो अपनी बॉडी पर किस प्रकार से उस बैक्टीरिया या उस रोग को नष्ट करने के लिए कैपेबल है। ये उसके केस में उसकी प्रास कहलाती है, उसकी लिमिट कहलाती है। यानी कि आपने जैसे अब आप नॉर्मल यूँ समझ लो कि अपन जो भी टेबलेट लेते हैं उनकी अलग अलग रेंज होती है, एक थोड़ी नॉर्मल होती है, एक मीडियम होती है, एक बहुत हाई होती है। तो इनमें क्या होता है, इन तीन प्रकार की अपन रेंज लेंगे। तीन प्रकार की रेंज में सबसे पहले जो रेंज होती है, देखो इनका रीजन जो था वो क्या था, सूक्ष्म जीवाणुओं की वह प्रास, प्रास का मतलब यहाँ पे लिमिट से है, उनकी क्या मतलब उनकी क्या स्थिति है, वो कौन सी लिमिट तक उस रोग को नष्ट करेंगे या कौन सी लिमिट तक उस रोग को वो कंट्रोल करेंगे, ये एक लिमिट है। तो एंटीबायोटिक के ऊपर भी एक लिमिट कार्य करती है। तो प्रतिजैवी की क्रिया करते हैं एक प्रास पर, उसे प्रतिजैविकी का स्पेक्ट्रम कहा जाता है। स्पेक्ट्रम का मतलब एक अपन ने फिक्स डिसाइड कर लिया। स्पेक्ट्रम जैसे आप कोई भी बना लेते हो कि भाई साहब ये इतने तक ही कैपेबल है, कि ये इतने तक ही कैपेबल है, ये इतने, एक स्पेक्ट्रम बना लेते हैं, एक निश्चित दौर बना लेते हैं। तो इसके आधार पर हम प्रतिजैविकी को मुख्यतः तीन भागों में बांटा है। ठीक है, कितने भागों में बांटा है, तीन भागों में बांटा है। सबसे पहले कौन से की बात करेंगे अपन, विस्तृत प्रतिजीवाणु। क्या बात करेंगे अपन, विस्तृत। विस्तृत का मतलब है यहाँ पे ब्रॉड बैग, ब्रॉड मतलब खूब लंबा चौड़ा, यानी कि कुल मिला के ये इस प्रकार का हथियार है। हम दोनों प्रकार के जो बैक्टीरिया हैं, यानी कि हमारे शरीर में हमने अभी कहा कि बैक्टीरिया दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। तो ये जो विस्तृत ब्रॉड यानी कि ये फुलफिल टाइप का जो स्पेक्ट्रम है, इसकी लिमिट ये है कि ये दोनों प्रकार के बैक्टीरियाओं को क्या कर सकता है, नष्ट कर सकता है। जैसे कि डेफिनेशन में लिख रहा है कि वे प्रतिजीवाणु, कौन से वाले, वे प्रतिजीवाणु जो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव
अर्थात दोनों प्रकार के जीवाणु को नष्ट कर सकते हैं। इस प्रकार की चीजों को हम विस्तृत प्रतिजीवाणु कहते हैं। इनका जो एग्जाम्पल है एमिलिसिलिन, इनको अलग से पढ़ेंगे, एमॉक्सिलिन, ये इनका अलग अलग और पढ़ने वाले हैं कि कौन से ड्रग्स का क्या किस रूप में इलाज किया जाता है। अभी हमने पर्टिकुलर कोई रोग नहीं बताया और पर्टिकुलर किसी का इलाज नहीं बताया। अभी तो सिर्फ अपन कैटेगरी डिवाइड कर रहे हैं कि इस प्रकार की कैटेगरी में इस प्रकार के कुछ अपन यूज करने वाले हैं। जो सेकंड कैटेगरी है वो संकीर्ण है। संकीर्ण मतलब नैरो, इसकी लिमिट है। ये मतलब इतना आजाद नहीं है, ये मतलब इतना मतलब ऐसा तांडव नहीं मचा सकता, इसकी कुछ सीमा है, इसकी कुछ मर्यादा है। यानी कि यहाँ पे फिक्स है। फिक्स ये है कि ये दोनों प्रकार के बैक्टीरियाओं को नाश नहीं करेगा। सेलेक्टेड है, आप चाहो तो वो पॉजिटिव का भी नाश कर सकता है, आप चाहो तो ग्राम नेगेटिव का भी नाश करता है। मतलब ये नहीं है कि वो दोनों प्रकार के बैक्टीरियाओं का नाश कर देगा, दोनों का तो नहीं कर पाएगा, वो एक का करेगा। अब एक का आप चाहो जिसका कर देगा वो, ठीक है। तो चाहे तो वो ग्राम पॉजिटिव का भी नाश कर सकता है और चाहे तो वो ग्राम नेगेटिव का भी नाश कर सकता है, बट वन टाइम वन। जैसे आपने एम्बाइडेंट लिगेंड पढ़े थे ना, उस टाइप का ये काम करता है, एक ही टाइप का काम करता है, ठीक है। लेकिन एम्बाइडेंट में तो ये खास बात थी कि वो जब चाहे जब, बट यहाँ पे ये है कि स्पेशल केस होता है। कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं कि वो केवल मतलब ग्राम पॉजिटिव को नष्ट करती हैं, तो कुछ ग्राम पॉजिटिव को, है ना। तो यहाँ पे कुछ स्पेशल है, यानी कि इनका प्रभाव क्या हो गया, जीवाणु पर एक फिक्स प्रभाव हो गया। या तो ये नेगेटिव को मारेंगे या ये पॉजिटिव को मारेंगे। जैसे कि विस्तृत जितना नहीं है, विस्तृत का मतलब आड़ है, मतलब सबको लपेटे में ले लेगा, ये नहीं लेगा, इतना तांडव नहीं करेगा जितना ऊपर वाला करता है, ठीक है। देन उसके बाद और भी हमने कुछ लिमिट में कर दिया। कौन सी लिमिट कर दी, देखो सीमित स्पेक्ट्रम। जो तीसरा टाइप था अपना क्या था, सीमित स्पेक्ट्रम। सीमित मतलब ये एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया पर ही सीमित है, यानी कि एक स्पेसिफिक है ये कि फलाने फलाने बैक्टीरिया के लिए मान्य है, और को नहीं पूछाएगा, है ना। जैसे कि हम कह रहे हैं कि जैसे कि मान लो ये डिप्लॉक जो आपकी न्यूमोनाई है, जिसको आप न्यूमोनिया बोलते हैं, या फिर आप जैसे जो भी कुछ भी मान लो, टाइफाइड है, पैचिस है ना, जो भी जिस टाइप का जो रोग है, एक विशेष प्रकार के बैक्टीरिया को ये क्या करेगा, नष्ट करेगा। मतलब एक बहुत लिमिट है, इसलिए इसका नाम क्या लिख दिया, सीमित स्पेक्ट्रम प्रतिजीवाणु। यानी कि वे प्रतिजीवाणु जो केवल एक जीव या एक ही रोग पर प्रभाव डालते हैं, सब पर नहीं डालेंगे। ये पर्टिकुलर एक इफेक्ट हो गया इस प्रतिजीवाणु का, ठीक है। चलो, प्रतिजैविक औषधियों की सहायता से कई संक्रामक रोगों का उपचार किया जाता है, वो तो सबको पता है। ये अति विशिष्ट होते हैं, यानी कि स्पेसिफिक कितने होते हैं कि हम जब चाहें जिस प्रकार के रोग का इलाज कर सकते हैं, तथा इसकी अल्प मात्रा ही सूक्ष्म जीवों को अत्यंत प्रभावी होती है। यानी कि इसकी थोड़ी सी मात्रा ही सूक्ष्म जीवों के लिए बहुत घातक सिद्ध होती है और उनको जल्दी मार गिराने में सक्षम होती है, ठीक है। अब हम कुछ प्रतिजैविक जो मार्केट में मिलती हैं, ये तो हमने सिर्फ रोगों के बारे में पढ़ा है कि किस प्रकार के प्रतिजीवाणु हमारे शरीर में होते हैं और किस किस रूप में उनके ऊपर हम कार्य करते हैं। अब यहाँ कुछ हम स्पेसिफिक क्या पढ़ेंगे, कुछ प्रतिजैविकी के बारे में पढ़ेंगे, जो एक पर्टिकुलर प्रतिजैविकी हैं जिनको किन किन रोगों में काम में लिया जाता है और उनकी स्ट्रक्चर क्या है, स्पेस पे अपन कुछ काम करने वाले हैं। जैसे सबसे पहले मैं बात करूं पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जैसे कि मैंने कल ही बता दिया था, पेनिसिलिन जो है वो एक पहला एंटीबायोटिक है जिसको पेनिसिलिन ने बनाया था और उसको 1945 में इसके सम्मान में नोबेल प्राइज भी मिला था। ये सब अपन चर्चा कल की थी। आज अपन जो पेनिसिलिन का सबसे सर्वाधिक पॉपुलर जो एंटीबायोटिक है वो है पेनिसिलिन जी। देखो पेनिसिलिन के कुछ और बैक्टीरिया पेनिसिलिन के कुछ और मतलब आपके एंटीबायोटिक बने हैं। इसका मुख्य और सर्वाधिक जो प्रयुक्त सबसे ज्यादा यूज होता है वो है पेनिसिलिन जी टाइप। अब देखो ये जो है वो है पेनिसिलिन की स्ट्रक्चर, जो मैंने गोले में कर दी है वो है पेनिसिलिन के स्ट्रक्चर। अगर कोई बंदा याद करना चाहे तो इसको बेशक याद कर सकता है, अच्छी बात है। नहीं करना चाहे तो कोई फोर्स नहीं है ना, लेकिन याद करना चाहे तो अच्छी बात है। अब अपन बाकी जो पेनिसिलिन बनाएंगे वो इसी के डेरिवेटिव है, इन्हीं से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, जैसे ये जो मैंने जो गोले में किया है वो है ओनली पेनिसिलिन। अगर आपको पेनिसिलिन जी बनाना है तो उसको लगाना है ये वाला बेंजिल ग्रुप। क्या लगाना है, आर जो है ना, आर की जगह क्या लगा दोगे, बेंजिल, तो पेनिसिलिन जी बन जाएगा। और उस आर की जगह ये वाला लगा दोगे आप ग्रुप तो वो पेनिसिलिन पी बन जाएगा। ये वाला ग्रुप लगा दोगे तो वो पेनिसिलिन
के बन जाएगा। इस प्रकार नीचे और एक और पेनिसिलिन दे रखा है, एमिसिलिन। क्या दे रखा है? एमिसिलिन नाम दे दिया इसका, बेंजिल के एमिनो ग्रुप भी जोड़ दिया। तो ये बेंजिल पेनिसिलिन का कुछ इस टाइप का इंटरफेस था। अब पेनिसिलिन करता क्या है, देखो पेनिसिलिन के बारे में और भी एक लाइन लिख रखी है। एमिलिसिलिन और एमाक्सिलिन ये दो मतलब एंटीबायोटिक हैं, दो पेनिसिलिन के नवीन अर्ध संश्लेषित रूप है। ये भी मतलब एंटीबायोटिक ही हैं जो पेनिसिलिन के नवीन अर्ध संश्लेषित रूप है, मतलब नया वर्जन है लेकिन सेमी सिंथेसिस है। सेमी सिंथेसिस का मतलब इसी से बनाई गई है 50%। ठीक है, तो ये पेनिसिलिन के केस में आपको बातें ध्यान रखनी है। सर्वाधिक उपयोगी कौन सा है? पेनिसिलिन जी, इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं अगली एंटीबायोटिक की, क्लोरेमफेनिकोल। ये आपको लगभग अपन जब भी खूब ज़्यादा कोल्ड फीवर इस टाइप की जब होती है ना, तो उसमें ज़रूर मतलब जब अपने पास बुखार हो गया तेज या कोल्ड मतलब बहुत भयंकर कोल्ड हो जाता है, उसका मतलब अपन उसको निमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि बच्चों में थोड़ा निमोनिया जल्दी लग जाता है, क्योंकि बच्चों की जो सेंसिटिव है एंड इम्यून सिस्टम होता है वो थोड़ा सा वीक होता है, इसलिए बच्चों में थोड़ा सा निमोनिया धीरे धीरे, सर्दी जुकाम अगर बढ़ जाती है तो धीरे धीरे वो निमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है ना। ऐसी बात नहीं है कि बड़ों को नहीं होता, लेकिन बड़ों में थोड़ी सी उसकी इम्यून सिस्टम ज़्यादा होती है। एंड देन मस्तिष्क ज्वर, यानी कि आपको बुखार आ जाता है, कुछ टाइफाइड जैसी समस्या हो जाती है, टाइफाइड। और जो टाइफाइड का जो बैक्टीरिया है वो है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी इसका मतलब बैक्टीरिया है जिसके माध्यम से टाइफाइड फैलता है। पेचिस भी मतलब अपन दूषित भोजन, पेचिस क्या है? दूषित भोजन जो अपन मतलब दूषित भोजन या खा लेने से इसका इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है। और पेचिस के जो लक्षण होते हैं जैसे कि बार बार दस्त जाना, पेट में दर्द होना, इस प्रकार के मतलब काफ़ी मतलब दस्त के साथ मतलब कि थोड़ा सा ब्लड आना ना, इस टाइप के कुछ पैचेस के भी बाकी आप सबको जानते हो, मस्तिष्क ज्वर, टाइफाइड, निमोनिया सबको। तो इनके अंदर जो आपको उस वक्त, यानी कि यूं मान लो ये वाला जो अपने इंडिया का सबसे ज़्यादा बिकने वाला ब्रांड है, ये एंटीबायोटिक आपको उस टाइम दिया जाता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप जरूर अपने टेबलेट का जो केमिकल कंपोजिशन है उसके ऊपर नोट करें, ये नाम जरूर लिखा हुआ आएगा, क्लोरेमफेनिकोल। ध्यान रखना, नाउ दिस इज वेरी रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसकी स्ट्रक्चर है। मैंने बता दिया इसका उपचार कहाँ कहाँ कर सकते हैं, यानी कि ऑलमोस्ट जो इसका उपचार है इन सब में किया जाता है। और कहीं ना कहीं अब तक हमने कहीं ना कहीं खा भी ली होगी अब तक, आज इसको टेस्ट कर चुके हैं अपन। ठीक है, फिर देन थर्ड नंबर पे आता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन ये एक विस्तृत स्पेक्ट्रम, देखो विस्तृत, संकीर्ण, सीमित, ये क्या है? ये उनकी प्रास है, लिमिट है कि कितने स्पेक्ट्रम को, यानी कि कितने लेवल पे, कितनी लिमिट पे अपने जो बॉडी के अंदर जो मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या जो अपने को रोग ग्रसित कर चुके हैं उनकी किस लिमिट में उनका इलाज करते हैं, वो एक स्पेक्ट्रम मतलब बताया गया, विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी है स्ट्रेप्टोमाइसिन। इसका उपयोग तपेदिक, निमोनिया, मस्तिष्क के उपचार में भी किया जाता है, ये भी ऑलमोस्ट काम आता रहता है। टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन जो है, टेट्रासाइक्लिन आपका ऑलमोस्ट जो ये देखो इसके दो नाम है, ओरियोमाइसिन और टेरामाइसिन। ओरियोमाइसिन अपने जो आँखों के इन्फेक्शन में काम आती है और टेरामाइसिन टाइफाइड के लिए काम आती है। टेरामाइसिन मुख्यतः किस में काम आती है? टेरामाइसिन जो औषधि है वो टाइफाइड के इन्फेक्शन में इसका एंटीबायोटिक दिया जाता है। और ओरियोमाइसिन जो है वो नेत्र यानी कि आँखों के इन्फेक्शन में इसका इलाज किया जाता है। तो ये वो सब एंटीबैक्टीरियल हैं, यानी कि एंटीबायोटिक आपके पास यूँ समझ लो एंटीबायोटिक हैं। जब हम इस टाइप से अपन रोगी बन जाते हैं या हमारे पास बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है तो इस टाइप की कुछ अपन को कुछ ड्रग्स दी जाती हैं। तो ये आप विशेष नोट करो, कभी कभार जब भी आप कभी फैमिली में मतलब चाहते हैं नहीं हो बट फिर भी नोटिस करना जरूरी होता है। देखो नीचे स्पष्ट लिख दिया उस लाइन को, कौन सी वाली बात को, कि ओरियोमाइसिन का उपयोग नेत्र के संक्रमण में उपचार किया जाता है तथा टेरामाइसिन का उपयोग टाइफाइड के उपचार में किया जाता है। इस फर्स्ट दिस इज अवेलेबल फॉर दिस लाइन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन सल्फा औषधियाँ, सल्फा ड्रग्स।
सल्फा ड्रग्स, जैसे नाम से पता चल रहा है सल्फा का मतलब यहाँ पे आपके सल्फर से, कि इनमें आपका जो सल्फर कंटेनिंग मतलब मैंने कभी आपको क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में एरोमेटिक जब बताई थी, एरोमेटिक साथ एक चीज साथ में चल रही थी अपनी, हेट्रोसाइकिल। हेट्रोसाइकिल का मतलब था वहाँ पे हेट्रोसाइकिल में मतलब था जैसे कि एक तो होता है नॉर्मल, है ना, नॉर्मल का मतलब जिसमें ओनली फॉर कार्बन, कार्बन ही रिंग में आते हैं। एक होता है कार्बन के अलावा अदर एटम भी रिंग में आ जाता है, तो ये वो सब चीजें इंक्लूड होती हैं इनके अंदर। अब वो ही है जैसे इनका जो सल्फा औषधियों में सल्फेनेमाइड, यानी कि ये जो सल्फेनेमाइड है इसके व्युत्पन्न होती है। जैसे कल अपन ने निद्राकारी औषधियां बनाई थी, किससे बनाई थी? बारबिट्रेट से। बारबिट्रेट से सारी न्यूमिनल, सेकोनल वो सब बन रही थी उसी से, है ना। तो ये इसी तरह इसमें भी है कि ये सल्फेनेमाइड है, इसको आप जानते हो सल्फेनेमाइड है। सल्फेनेमाइड से ये देखो डाइजीन, अब देखो ये डाइजीन हो गया, ये आपका परिडीन हो गया, सल्फाप्रिडीन, है ना। और ये देखो थायोजोल हो गया, देखो इसमें एजोल और थायोल दोनों आ गए। मैंने शायद आपको कभी कभी ऐसी ऐसी चीज़ें बताई थी कि अगर 5 मेंबर रिंग हो, नाइट्रोजन बीच में आ जाए ना, तो आप इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखो। अब याद क्या करना है कैटेगरी के अंदर, कि जो सल्फा औषधियाँ होती हैं वो कोकाई संक्रमण के उपचार में काम आती है, पहला प्रयोग। या ऐसे पूछ लेते हैं, कोकाई संक्रमण के उपचार में ली जाने वाली किन्हीं 2 औषधियों के नाम या किन्हीं 1 औषधियों के नाम। तो ध्यान रखना इनमें से स्ट्रक्चर नहीं याद करनी है, इनकी स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान दो सल्फा औषधियाँ क्या चीज़ हैं, किन से बनाई जाती हैं, इनका उपचार कहाँ किया जाता है, या औषधि का नाम ले ले तो आपको पता होना चाहिए कि ये औषधि किस प्रकार की कैटेगरी के अंदर आती है। मैंने आपको फर्स्ट टाइम यही बोल दिया था कि इन चैप्टर को इनकी इनकी कैटेगरी और इनके जो ड्रग्स यूज हो रहे हैं उनको सामने लिखो और शॉर्ट आउट करो। और 50% चैप्टर रटना है, रटना है, रटना है। जो आप में बहुत बड़ी खूबी है, आपका टैलेंट है, वो आपके हाथ में है। ठीक है, चलो टेक इट इजी, अपन अगले आगे चलते हैं, स्ट्रक्चर के ऊपर ज़्यादा बहस ना करें। अगला टॉपिक जो है अपना पूतिरोधी एंटीसेप्टिक क्रीम बोरोप्लस लगाओ। सबसे पहले हमारी जुबान पे क्या आते हैं एंटीसेप्टिक के ऊपर? बोरोप्लस। लेकिन एंटीसेप्टिक के बोरोप्लस के साथ ही हमारे पास आयोडीन टेक्चर है, डिटॉल है, ये सब भी एंटीसेप्टिक होते हैं, या आपको इनको अपन पूतिरोधी बोलते हैं। हिंदी में इनको क्या बोला जाता है? पूतिरोधी, एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक मतलब आप समझ गए, एंटीसेप्टिक का एक्चुअल जो मीनिंग है वो ये है कि ये इस प्रकार के केमिकल हैं, इस प्रकार के रसायन हैं जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि, यानी कि हमारी जैसे मान लो कोई भी फोड़ा पुंसी हो गया, कोई कटा जला फला हो गया, हम इस प्रकार की चीज़ों का यूज करते हैं जब इन्फेक्शन फैलने का डर होता है। तो होता क्या है, उस ऑर्गन के ऊपर जहां हम इन एंटीसेप्टिक को यूज किया जाता है वहां पे अपनी बॉडी का जो भी कोई लिविंग ऑर्गेनिक है, या कोई भी अपनी यूँ समझ लो कि जीवित उत्तक, यानी कि कुल मिला के अपनी भाषा में समझो कि हमारी बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। नुकसान सिर्फ ये वही पहुंचाता है जो हमारी बॉडी को इन्फेक्शन कर रहा है, यानी कि वो बैक्टीरिया जो बॉडी में इन्फेक्शन फैल रहा है उसको कंट्रोल करता है, उसको ही नष्ट करता है। जैसे मान लो अब कभी कभी हम घाव पे लगाते हैं, तो घाव पे तो अपने जरूरी थोड़ी है सारे के सारे बैक्टीरिया ही, मतलब वहाँ पे बैक्टीरिया ही हैं। कुछ हमारे जीवित उत्तक भी तो हैं, कुछ हमारे जैसे कट गया तो कट गई, तो हमारे ओरिजिनल जो ब्लड है या सेल हैं उन सबको नष्ट कर देगा वो तो। लेकिन एंटीसेप्टिक की खास बात यही होती है, ये ओनली फॉर उस सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया को ही नुकसान पहुंचाता है, उसी को नष्ट करता है, हमारे जीवित उत्तकों या कोशिकाओं को कभी नुकसान नहीं पहुंचाता है। जैसे कि आपके कभी जैसे सारे दिन में ब्रश नहीं करते, सुबह पहले देखते हैं ऐसे मसूड़ों में बदबू आती है, वो क्या है, खाने पीने के माध्यम से छोटे सूक्ष्म बैक्टीरियल पनप गए, तब जाके अपने को बदबू स्मेल आ रही है। ठीक है, एंड देन आप अगर मान लो कोई भी चीज़ है, जैसे बारिश के दिनों में काफ़ी टाइम से नहाया नहीं तो पसीने से मान लो XYZ कुछ भी है, तो वो एक जो स्मेल है वो हल्के हल्के बैक्टीरिया पनप जाते हैं, उसकी स्मेल होती है। फिर अपन क्या करते हैं, जैसे कि जर्म्स बैक्टीरियाओं को 100% मारने वाला जैसे ऐड नहीं आता डिटॉल, ये लो हमने 100% रिजल्ट। तो इनमें क्या है, वैसे सभी एंटीबैक्टीरियल होते हैं अपने आप में, तो इनमें क्या होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ अपने पास इस तरह से यूज आते हैं। अब कौन कौन से एंटीबैक्टीरियल हैं, एंटीसेप्टिक हैं, एंटीसेप्टिक के ऊपर में अपन चर्चा करने वाले हैं। एंटीसेप्टिक नॉट एंटीबैक्टीरियल, एंटीबैक्टीरियल अपन ने पहले पढ़े हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एंटीसेप्टिक की बात कर रहे हैं अपन।
तो वे रसायन जो हानिकारक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं, सबसे नाउ दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या करते हैं ये, क्या करते हैं, हानिकारक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं या उन्हें नष्ट करते हैं। ठीक है, ये जीवित ऊतकों को हानि नहीं पहुंचाते, ध्यान रखना, नहीं पहुंचाते। ठीक है, पूतिरोधी कहलाते हैं। जैसे जैसे घाव, चोट, रोगग्रस्त त्वचा पर लगाए जाते हैं। पूतिरोधी का उपयोग शरीर में बैक्टीरिया द्वारा अपघटन से उत्पन्न गंध, जिसको अपन दुर्गंध भी कह सकते हैं, कम करने के लिए भी किया जाता है। जैसे कि माउथ वॉश, टूथपेस्ट, टूथ पाउडर जैसे दुर्गंध नाशकों में मिलाया जाता है। यानी कि हमारी जो टूथपेस्ट आती हैं उनके अंदर एंटीसेप्टिक मिला हुआ होता है, ताकि अपन जैसे ब्रश करते हैं हमारे दांत और मसूड़े रिफ्रेश हो जाते हैं, और जो जो दुर्गंध आती है वो दुर्गंध नहीं आती है ना। यानी कि जो हमारे सारी रात पर हमारे मसूड़ों और दांतों पर जिन बैक्टीरिया ने आक्रमण कर लिया था, हमने उनका क्या कर दिया, ब्रश करके उनको नष्ट कर दिए या उनको भगा दिए। बाकी आगे आप जानते हो डेटॉल, है ना, डेटॉल के बारे में सब जानते हो। अच्छा, जानना क्या है, डेटॉल नाम याद नहीं रखना, क्वेश्चन कैसे बना डेटॉल का ये ध्यान दो। डिटॉल का क्वेश्चन बना कि डिटॉल का मिश्रण बताओ, डिटॉल किससे बनता है, तो ट्रपियोल और क्लोरोजाइनिलोल, ये दोनों चीजें याद करना। नाउ दिस इज वेरी रियली इंपॉर्टेंट। क्या याद करना है, डिटॉल के मिश्रण का नाम बताओ, यानी कि डिटॉल किस किस के मिश्रण से बनता है, क्लोरोजाइनिलोल या ट्रपियोनोल, इनके मिश्रण से डिटॉल बनता है। ये बात आपको याद रखनी है। 2008 के वार्षिक परीक्षा में इसका भी क्वेश्चन पूछा गया था, 2008 नहीं सॉरी 18। ठीक है, चलो टेक इट इजी, अगले पास चलते हैं। आयोडीन टेक्सचर, आयोडीन टेक्सचर देखो, आयोडीन एक स्मूथ सॉफ्ट होता है। आयोडीन का जल अपघटन आयोडीन का जल तथा अल्कोहल में 2-3% मिश्रण ही आयोडीन टेक्सचर कहलाता है। आयोडीन टेक्सचर हो गया, ये पूतिरोधी की तरह ही उपयोग में लिया जाता है। एक होता है बायोथायोनल। बायोथायोनल क्या चीज़ है, दिस इज नाउ विल बी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, बायोथायोनल, इसका उपयोग साबुन में पूतिरोधी गुण प्रदान करने में किया जाता है। ठीक है, और देखो इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक कोई पूछ ले तो जो बोरिक अम्ल का तनु जलीय विलयन है, बोरिक एसिड का तनु जलीय विलयन में आंखें साफ करी जाती हैं, क्योंकि दिस इज वेरी सॉफ्ट। बाकी जैसे अपन डेटॉल से आंखें नहीं धो सकते, आंखों को डेटॉल एंटीसेप्टिक के साथ साथ आंखों में घाव पैदा कर सकता है, बट बायोथायोनल जो बोरिक अम्ल का तनु जलीय विलयन होता है, इससे आंखें साफ करी जा सकती हैं। ये एक दुर्बल पूतिरोधी होता है, दुर्बल मतलब थोड़ा वीक है, पूतिरोधी है, वीक है। इट मीन्स अपन आंखों को कभी डायरेक्ट डेटॉल से साफ नहीं कर सकते, आंखों के लिए ये वाली चीज इस्तेमाल की जाती है। दिस इज, आंख अपनी बॉडी का बहुत ज़्यादा संवेदन यानी कि सेंसिटिव पार्ट है, इसको अपन ज़्यादा इस प्रकार के आंखों को अपन डायरेक्ट ज़्यादा, आप ठंड मान लो, ज़्यादा गर्म मान लो, कुछ भी मान लो, एसिड बेस कुछ भी मान लो, हम आंखों में नहीं डाल सकते। ठीक है, तो आंखें दिस इज बॉडी का एक तरह से सब यूँ मान लो सबसे वेरी सेंसिटिव पार्ट। तो इसके लिए अपन वीक एंटीसेप्टिक का यूज करेंगे, स्ट्रॉन्ग नहीं, मतलब बिल्कुल लाइट हल्का एंटीसेप्टिक। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब आती है एक अपने पास प्रतिस्टेमीन। प्रतिस्टेमीन, स्टेमीन जो होता है ना, स्टेमीन जो पदार्थ है, स्टेमीन का मतलब है वह एक सिक्रेशन है, स्टेमीन जो अपने को एलर्जी बताता है। जैसे हर किसी को किसी ना किसी से एलर्जी होता है। अब एलर्जी वो नहीं है कि मेरे पास ये बैठ गया मेरे को इससे एलर्जी है, मेरे को फलाने से एलर्जी है, वो एलर्जी नहीं है, वो तो अपनी एक यूँ मान लो अपनी ईर्ष्या है या अपना द्वंद है। एलर्जी अपनी बॉडी किसी चीज़ को रिएक्ट करके अच्छा रेस्पॉन्स नहीं दे, या उससे हमारी बॉडी में कुछ अलग ही फीलिंग आ जाए। जैसे किसी को धुआं से एलर्जी हो सकती है, किसी को लाल मिर्ची से एलर्जी हो सकती है, किसी को हरी से हो सकती है, किसी को मतलब ठंड जैसे आती है, मतलब सर्दी से एलर्जी हो जाएगी, जुकाम लगना लग जाएगा, नाक बहने लग जाएगा। एलर्जी दिस इज यूँ मान लो आप, तो एलर्जी जैसे आपके एक नॉर्मल खुजली चलना, नाकों में पानी बहना, गले में जलन होना, गले में खराश होना, इस टाइप की एलर्जी होती है। एलर्जी क्या होती है ये। और जो हिस्टामिन है वो एलर्जी का वो पदार्थ है जिसकी वजह से अपने को एलर्जी फील होती है।
तो हमने जो ये कैटेगरी बनाई है वो कौन सी बनाई है? प्रतिस्टमीन। क्या बनाई है? प्रतिस्टमीन, यानी कि एलर्जी का विपरीत, यानी कि एलर्जी को नष्ट करने वाला या एलर्जी को कम करने वाली कैटेगरी। तभी तो इसका नाम क्या बना? क्या बना नाम इसका? प्रतिस्टमीन। भाई एलर्जी है उसको स्टमीन कहते हैं, और प्रतिस्टमीन औषधियां मतलब उस एलर्जी को कम करने वाली या उस एलर्जी को नष्ट करने वाली औषधियों के नाम पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो इस शब्द के अंदर, अच्छा इस शब्द के अंदर क्या छुपा हुआ है? एलर्जी की दवाइयां। प्रतिस्टमीन या प्रति एलर्जी औषधि की नाम आती है, आप समझ जाना कि वो टैबलेट जो एलर्जी को कंट्रोल करती है। अब एलर्जी क्या होती है और ये टैबलेट कौन सी होती है, बस यही चीज अपने को क्या करना है? याद करना है, ठीक है। तो वे रासायनिक पदार्थ जो एलर्जी के उपचार में प्रयुक्त होते हैं प्रति एलर्जी या प्रतिस्टमीन औषधि कहलाते हैं। मेरे हिसाब से आपको डेफिनेशन में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब एलर्जी का कारण मैंने अभी बताया, एलर्जी का कारण क्या है? हिस्टामिन नामक रासायनिक पदार्थ। एलर्जी किस कारण होती है? हिस्टामिन नामक रासायनिक पदार्थ के स्वाद से एलर्जी उत्पन्न होती है, और इसीलिए इसको अपन प्रतिस्टमीन औषधि यानी कि हिस्टामिन के विरुद्ध कार्य करने वाली औषधियां, इसलिए हमने इसका नाम बना दिया प्रतिस्टमीन औषधियां। यानी कि उस हिस्टामिन जो एलर्जी को पैदा कर रहा है उसके विरुद्ध कार्य करने वाली औषधियों का नाम लिख दिया प्रतिहिस्टामिन, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ब्रोम के नीरामीन जिसका डाइनेटेफ, या टर्फेनिडीन जिसको सेल्डेन से क्वेश्चन पूछा गया है एक बार सप्लीमेंट्री परीक्षा 2019 में। सेल्डेन पूछा गया था, सेल्डेन किस टाइप की औषधि है, कैटेगरी दी गई थी, तो वहां पे लिंक करना था किससे? प्रतिस्टमीन से। ऐसे दे देते हैं जैसे रूटीन किस टाइप का है, प्रतिनिषेचक टाइप का है ना। जैसे ल्यूमिनल किस टाइप का है, प्रशांतक टाइप का है। जैसे एस्प्रिन किस टाइप का है, बोले पीड़ाहारी टाइप का है। तो ऐसे लिंक करना था, 4 प्रकार के इधर थे, 4 प्रकार के इधर थे, ऐसे लिंक करना था, ठीक है। तो उसमें आया हुआ है डाइफेनिल हाइड्रामीन या क्लोरोफेनिरामीन। ये क्या है? प्रतिस्टमीन औषधियां हैं आपकी। ये औषधियां शरीर पर दाने मतलब कौन से दाने? हाँ, रेड जो भी है, रेड वाइट। शरीर पर दाने, खुजली, जलन, छींक, नाक का बहना, गले में खुजली से आराम दिलाती हैं। क्या करती हैं ये? आराम दिलाती है। यानी कि प्रतिस्टमीन है, जो चीज एलर्जी फील कर रहे हैं उसके विरुद्ध कार्य करने वाले टेबलेट्स या जो भी ड्रग्स बन रही है उसको अपन प्रतिस्टमीन कहते हैं। और ये कौन सी प्रतिस्टमीन है और किन चीज़ों का उपचार करती हैं, ये चीज़ आपको दिमाग में बैठानी है। जैसे मैंने सबसे पहले कह दिया था, चैप्टर के जो टॉपिक्स और उनकी जो ड्रग्स हैं उनको एक पेज में आप नोट करना, रटना, ठीक है। प्रतिस्टमीन औषधियों के कुछ विपरीत प्रभाव भी पड़ जाते हैं। अगर अपन लगातार इस प्रकार की औषधियों के प्रभाव ले लेते हैं तो कुछ उल्टा इफेक्ट भी पड़ सकता है, और वो उल्टा इफेक्ट है नींद आना या फिर नींद नहीं आना, या तो फिर भयंकर नींद, मतलब ज्यादा नींद आने लग जाती है। ज्यादा का मतलब 8 घंटे से ज्यादा जिसको आती है वो ज्यादा ही नींद है, ठीक है। 8 घंटे से ज्यादा सो रहा है उसका मतलब उसके भी कुछ रोग है, कुछ ना कुछ रोग है। और कम का मतलब जिसको 6 घंटे भी नींद ना आए, 6 घंटे से भी कम सो रहा है तो वो भी एक नींद कम आना है, या उसमें भी नींद नहीं आना, बार बार बस करवटें बदलता रहना, है ना। अब करवटें कभी कभी आप सब समझदार हो, ठीक है। तो अब देखो बाकी आगे अपन एक टॉपिक और ले लेते हैं, आज का टाइम अभी पूरा नहीं हुआ, एक छोटा सा टॉपिक और कर लेते हैं आज के दिन में अपन। प्रतिनिषेचक औषधियां, क्या कर लेते हैं? प्रतिनिषेचक औषधियां, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। देखो एक होते हैं निषेचक औषधियां और एक होते हैं प्रतिनिषेचक औषधियां। निषेचक मतलब फर्टिलिटी ड्रग्स, और एक होती है एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। कहीं जनसंख्या को कंट्रोल करना है तो कहीं पे जनसंख्या बढ़ती नहीं है तो टेस्ट ट्यूब बेबी का सहारा भी ले लिया जाता है। चलो देन नाउ विल वी डिस्कस एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। देखो एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स का जो मुख्य मतलब जो सेंस है वो है जनसंख्या को कंट्रोल करना। गवर्नमेंट का जो टारगेट है वो क्या है? जनसंख्या को कंट्रोल करना, है ना। यानी कि ये इस प्रकार के रासायनिक पदार्थ हैं जो एक तरह से यूं समझ लो कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या को कंट्रोल करने की दृष्टि से बनाए गए,
ताकि मतलब जन्म दर कम से कम हो, जन्म दर को रोका जा सके। ठीक है, तो वे रासायनिक पदार्थ जो जनन उत्पादन को कम करने के लिए प्रयुक्त होते हैं प्रतिनिषेचक औषधियां कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? प्रतिनिषेचक औषधियां। अब सब जानते हैं प्रतिनिषेचक औषधियां कौन कौन से टाइप की होती हैं। अब सब जानने का मतलब ये नहीं है कि हाँ सब जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जान जाओगे। जैसे सबसे पहले नाम सुना होगा, ऐड देखते हो, टीवी देखते हो, सुनते हो फैमिली में। सबसे नाउ दिस विल बी टॉपिक डिस्कस फर्स्ट टॉपिक, गर्भ निरोधक गोलियां। नाम सुना है? गर्भ निरोधक गोलियां का उपयोग जन्म दर को रोकने के लिए सर्वाधिक किया जाता है। पहले के ज़माने में गोलियां कम थी या लोग जानते नहीं थे, इसलिए जनसंख्या 4, 8, 15, 20 तक होती थी। आजकल सब जान गए तो इनका उपयोग करना उचित समझे। क्यों? क्योंकि अगर इस जन्म दर को नहीं रोका गया तो फिर जनसंख्या विस्फोट हो जाएगा, जनसंख्या बहुत तीव्र तरीके से बढ़ जाएगी और फिर अपन उनके जो मतलब जनसंख्या बढ़ रही है उसका अच्छे से परिवरस लालन पालन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इनका जो मोटिव है एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स का जनसंख्या कंट्रोल है। क्या है? जनसंख्या कंट्रोल, यानी कि जन्म दर को रोकना। ठीक है, तो गर्भ निरोधक गोलियों का उपयोग जन्म दर को रोकने के लिए सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। इन गोलियों में संश्लेषित हार्मोन एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन के व्युत्पन्न होते हैं। देखो इनमें क्या हार्मोन थे? एस्ट्रोजन। इनमें कौन से हार्मोन थे? एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन के व्युत्पन्न हार्मोन है जो महिलाओं में मासिक चक्कर एवं अंड निर्माण को नियंत्रित करते हैं। यानी कि ये वो हार्मोन है जो महिलाओं में उत्पन्न होते हैं और उनके जो एक अंड निर्माण होता है मासिक धर्म में 1 महीने में एक बार, उसको ही वो क्या कर लेते हैं? नियंत्रित कर देते हैं, यानी कि उसको बनने नहीं देते हैं, अच्छे से सिक्रेशन नहीं करने देते। आपको पता है ये फीमेल हार्मोन है। ये कौन सा हार्मोन है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कौन सा हार्मोन है? फीमेल हार्मोन है। और मेल हार्मोन कौन होता है? टेस्ट्रोजन। क्या होता है? टेस्टिरोजन। तो ये वो हार्मोन है जो मतलब कि उस अंड निर्माण या उस हार्मोन को नियंत्रित कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। इट मीन्स जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का इफेक्ट इनके ऊपर अप्लाई होगा, यानी कि जब निषेचन होगा तो निषेचन के तो टाइम पे ये अंड निर्माण नहीं कर पाएगा और निषेचन होगा ही नहीं। क्या नहीं होगा? निषेचन नहीं होगा। ठीक है, तो एक तरह से ये इनका मेन रीजन था। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के फ्लोरो व्युत्पन्न का उपयोग प्रयोगशालाओं में प्रतिनिषेचक के रूप में किया जाता है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के फ्लोरो व्युत्पन्न केमिकल तरीके से देखा जाए तो कैसे बनाई जाती हैं गोलियां? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के फ्लोरो व्युत्पन्न, यानी कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में कौन किसको लेंगे? फ्लोरीन को। प्रयोगशालाओं में प्रतिनिषेचक के रूप में बनाया जाता है। और जैसे सोयाबीन, मटर का तेल, गाजर के बीज, बिलोने के तेल आदि प्रतिनिषेचक रसायनी है। यानी कि सोयाबीन, मटर का तेल, गाजर के बीज और बिलोने के तेल, इनका भी एक तरह से ज़्यादातर सेवन खाने से ऑटोमेटिक ही शरीर में प्रतिनिषेचक जनरेट हो जाता है। क्या हो जाता है? जनरेट हो जाता है। ठीक है, हाँ। तो अब देखो ये जो है मटर के तेल में मेटाजाइलोन या हाइड्रोक्विनोन पाया जाता है। ये इसकी स्ट्रक्चर भी है। क्या है? इसकी स्ट्रक्चर भी है। अन्य महत्वपूर्ण प्रतिनिषेचक रसायन जैसे कि रूटीन, ये मैंने क्वेश्चन कहा था ना आपको, ये सेट्रलिन और रूटीन का क्वेश्चन पूछा गया है। रूटीन किस टाइप की औषधि है? प्रतिनिषेचक, एंटी फर्टिलिटी, है ना। जो टैबलेट्स आती हैं उनके ऊपर इनका केमिकल कंपोजिशन होता है और आई थिंक उनका नाम भी यही होता है। ठीक है, वो तो एक कैटेगरी है। गर्भ निरोधक गोलियां तो एक कैटेगरी है, लेकिन ओरिजिनल उस पैकेट के ऊपर या उसके जो कंपोजिशन के ऊपर क्या लिखा है सकता है? रूटीन है, सेट्रलिन है, सिप्रोटेरिन है, हेक्सामेथिल फॉस्फोमाइड है, ये उनके केमिकल कंपोजिशन है। ठीक है, क्या है? ये केमिकल कंपोजिशन है। अब इतना सब कुछ होने के बाद भी ह्यूमन बींग्स एक नेचुरल बॉडी है। अगर हम नेचर के साथ, इट मीन्स प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो कुछ तो नुकसान भुगतना पड़ेगा। वो क्या भुगतना पड़ सकता है? इट मीन्स देखो यहाँ पे मैंने एक विशेष नोट डाला है और वो नोट क्या है कि अगर इस प्रकार की गर्भ निरोधक गोलियां या एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स का लंबे समय तक प्रयोग करते रहेंगे
तो शरीर पर कुछ विपरीत प्रभाव भी पड़ने लगते हैं और वो दिखाई देने लगेंगे। जैसे प्रतिनिषेधक गोलियों का अधिक समय तक प्रयोग करने से कुछ विपरीत प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट, नाउ दिस विल बी रियली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये देखने को मिल जाता है, अक्सर आप सुनते होंगे या देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मासिक चक्र में अधिक रक्त का स्राव, देन उसके बाद क्या इफेक्ट होगा, मासिक चक्र में अधिक रक्त का स्राव होगा, यानी कि ब्लीडिंग ज्यादा होगी, दर्द ज्यादा हो सकता है। बांझपन, कई बार अगर बहुत ज्यादा मात्रा में ले लिए, इट मीन्स आपने जो मंथली मासिक चक्र में जो अंडाणु बन रहा था, जिसके अंदर जो हार्मोन थे, एस्ट्रोजन जो हार्मोन थे, वो क्या हो गए, अब बनना बंद हो गए, कम हो गए। या यूं समझ लो, जब निषेचन के समय जो मेल की तरफ से जो आपका अंडाणु मतलब युग्मन में काम आएगा, वो अंडाणु वीक है, मतलब अंडाणु वीक है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो मेल का होता है उसकी तुलना में वो अगर वीक हो गया तो फिर बांझपन, यानी कि फिर आपका यूं समझ लो बच्चा उत्पन्न करने की क्षमता खत्म हो जाएगी। तो ये भी लंबे समय तक अगर आप गोलियों का प्रयोग करते हो तो इट मीन्स इसमें बहुत ज़्यादा आगे जाके नुकसान भुगतना पड़ सकता है। या वजन बढ़ना ऑब्वियसली नॉर्मल है, अगर इन प्रकार की चीज़ों का ज़्यादा यूज हो गया तो वजन बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा, स्वाभाविक है। इट मीन्स इस प्रकार से बहुत सारे विपरीत इफेक्ट भी पड़ जाते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि अगर नेचुरल चीज़ों के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो कुछ बॉडी पे विपरीत इफेक्ट भी दिखाई देने को मिलेंगे। तो नाउ दिस विल बी डिस्कस लास्ट टॉपिक। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक में कुछ और ही पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे, प्रति अम्ल पढ़ेंगे, एंटी एसिड पढ़ेंगे, अम्ल विपरीत काम करने वाली चीजें पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तो थैंक यू सो मच। इसको पढ़ो प्रॉपरली, नोट्स आपके हाथ में है। एंड दस मैंने कहा कि रीडिंग पार्ट है, इंटरेस्ट लेके पढ़ो, रीडिंग करो, रटो, सब कुछ करो, बट याद करो, ठीक है। थैंक यू सो मच।